नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिक कुमार पांडे एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस भोपाल। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था जब हमने मार्च के महीने में एनएमएस एग्ज़ाम से रिलेटेड हमने कुछ रैपिड फायर सेशन लिए थे, जहां पे हमने एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू अलग अलग टॉपिक को डिस्कस किया था, जो कि आपके एनएमएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल थे। और हम एक वादे के साथ उस महीने में गए थे कि हम बहुत जल्द वापस आएंगे रेगुलर क्लासेस के सेशन के साथ। तो अब वो घड़ी आ चुकी है कि जब गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस की तरफ से आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो आपको मिलने वाली है। तो जैसा कि हमारी पिछली कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, हम मेरे साथ आपकी साइंस के कुछ सेशन हुए थे, तो अब जो मैं आपके पास जो सब्जेक्ट में लेकर आऊँगा वो है क्लास 10th का साइंस, और उसमें भी जो मेरा पोर्शन रहेगा वो केमिस्ट्री वाला पोर्शन रहेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो हमारे जो क्लास 10th के साइंस की जो शुरुआत होती है वहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने आने वाली क्लासेस में, जहाँ पे हम अपने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण भी बोलते हैं हिंदी में। सेकेंड चैप्टर हमारा होगा, ये फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा हमारे केमिस्ट्री का। दूसरा चैप्टर जो होगा अम्ल क्षार और लवण, यानी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसे हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट भी बोलते हैं, और हिंदी में उसे हम बोल सकते हैं अम्ल क्षार एवं लवण। तीसरा चैप्टर जो होगा हमारा, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और किस तरीके से किन किन टूल्स का यूज करते हुए हम इन चैप्टर को डिस्कस करेंगे, वो मैं आज आपको एक आइडिया देने। आज हमारी जो क्लास है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है पूरी तरीके से, कि जो आने वाले दिनों में जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसको हम कैसे लेकर चलेंगे। तो पहला चैप्टर, जैसा कि हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन शुरुआत करेंगे, सेकंड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसे हम हिंदी में अम्ल क्षार एवं लवण भी बोलते हैं। थर्ड चैप्टर हमारा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ चैप्टर हमारा होगा कार्बन और उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये हमारी 10th क्लास की केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कार्बन और उसके यौगिक। और जो हमारा फिफ्थ चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हालांकि इस चैप्टर के बारे में हम बीच में धीरे धीरे टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि जो केमिस्ट्री की जो फाउंडेशन है वो पीरियोडिक टेबल से ही आएगी। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो हमारा फिफ्थ चैप्टर होने वाला है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। एक एक करके हम इन सभी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो जब हम अपनी क्लासेस का जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा फोकस किन किन चीज़ों पे होगा, आज मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगा। आने वाली क्लासेस में तो हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। जैसे सपोज आने वाली क्लासेस में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है वो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो किसी भी टॉपिक को जब हम अपनी जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज जो क्लासेस चलने वाली है, सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना आप में। ऐसा नहीं है कि हम आएंगे और आपको सीधा टॉपिक समझा के रटवाने वाला हिसाब किताब हमारा कभी नहीं रहने वाला। जो भी सब्जेक्ट्स हमारे टीचर है, एक्सपर्ट टीचर्स को हमने बुलाया है अपनी क्लासेस के लिए। तो जब जैसे कि आप देखेंगे, जब हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो जो उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आएगा वो होगा रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अक्सर एक चीज़ जो हमने अपने टीचिंग करियर में पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस मुझे भी है टीचिंग का, तो जो उसमें हमने एक चीज़ देखी है कि जब हम किसी भी चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं तो उसको हम प्रीवियस नॉलेज से रिलेट नहीं करते हैं। जैसे कभी भी अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसमें हमें जो उससे जुड़ी पिछली क्लासों में जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ें हम अपनी क्लासेस के साथ लेके चलने वाले हैं कि किसी भी टॉपिक को कराने से पहले आपको जो आपने पिछली क्लासेस में, जैसे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अपने क्लास 8 में ही पढ़ा है, जो कि आपको एक बेसिक नॉलेज उसकी होनी चाहिए। जिन बच्चों को अगर वो नॉलेज है तो वेल एंड गुड, आपकी रिवीजन हो जाएगी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम हेजिटेशन में क्लास में भी जब हम टीचर के सामने जाते हैं तो हम पूछ नहीं पाते हैं। हमने 8th क्लास में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा है, लेकिन हम टीचर से बोल नहीं पाते हैं कि टीचर तो ये बोला कि आपने इसके बारे में 8th क्लास में पढ़ा है, बट हम हेजिटेट होकर उसको बोल नहीं पाएंगे कि हमें ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है, या फिर हम बेसिक डिफरेंस नहीं जानते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में बेसिक डिफरेंस क्या है।
तो हमें वो सारी हेजिटेशन को यहाँ दूर करना है, हमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। हम किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को, हर सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे सब्जेक्ट केमिस्ट्री में ही, जो भी हमारी फैकल्टी आने वाली है वो हर टॉपिक को जीरो से स्टार्ट करेगी, कि बिल्कुल आपको बिगिनर की तरह। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में पहले से नॉलेज है तो वेल एंड गुड, आपकी रिवीजन अच्छी होगी, और इन केस अगर नहीं है तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जैसा कि हमें मालूम है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो रासायनिक परिवर्तन से ही निकलती हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे। और मैंने जो अपनी क्लासेस हैं और जो प्रेजेंटेशन है मैंने उसको बाइलिंगुअल रखा है। यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी नोट्स मिल जाएंगे आपको, और इसको मैंने मीडियम इंग्लिश भी रखा है, ताकि जैसा कि मैं अपनी स्कूल की बात बताऊं, मैं अभी जेपीटी हाई स्कूल दही बता उसका गांव में कार्यरत हूं, तो वहाँ पे एक्चुअली मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम से ही हैं, लेकिन कुछ एक आध बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जो इंग्लिश मीडियम को भी फॉलो करते हैं। तो उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि उनके लिए वो बिल्कुल कुछ अलग ही हो जाए, उन्हें कुछ समझ में ना आए, तो मैंने जो अपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए वो दोनों ही मीडियम में रखे हैं। तो डिटेल में हम आने वाली क्लासेस में इनको डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक गाइडलाइन आउटलाइन दिखा देते हैं कि जब हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और एंड तक जब लेके जाएंगे तो हम किन किन चीज़ों से होके गुजरने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पहले हम अभिक्रिया के लक्षण देखेंगे जो भी रासायनिक अभिक्रिया के हैं, और दोनों ही मीडियम में आपके पास नोट अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास हमने जो रखा है, और अभी तो ये आपको एक इमेज दिख रही होगी, लेकिन जब हमारी जो एक्चुअल क्लासेस होंगी तो ये पीपीटी की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट होगी, और ये जिफ है, और इसमें ये कुछ वीडियो की फॉर्म में ही प्ले होंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे जितनी भी चीज़ें आती रहेंगी। उसके बाद रासायनिक समीकरण, यहाँ पे डिटेल नोट्स, यहाँ पे ए से लेके जो एनसीईआरटी बुक को हम फॉलो करने वाले हैं, और एक एक टॉपिक को कवर करते हुए प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस की तरफ से जो एक अलग चीज़ जो हम इस चैप्टर के साथ लेकर आने वाले हैं क्लासेस के साथ, वो ये है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब आप लोग हमारे एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन की जो वेटेज होती है, 10th क्लास की मैं बात बता रहा हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे पास 80 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें से हमें 40 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो जैसे जैसे हम टॉपिक करते जाएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उन्हें हम क्लासेस के बीच में ही डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जब हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड जिस भी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आ सकते हैं वो हम साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। काफ़ी डिटेल प्रेजेंटेशन है यहाँ पे हमारे पास, और एक एक टॉपिक को हम पूरा कवर करने वाले हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और बीच में हमने एमसीक्यू भी उस टॉपिक से रिलेटेड रखे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ जो हम आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस की तरफ से हम क्या लेकर आए हैं उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। जैसा कि जब हम इस चैप्टर में आगे जब बढ़ेंगे तब हम पहुंचेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर जब हम जाएंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर जब आएंगे, जब हम इन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो जैसा कि फॉर एग्जांपल अभी जब क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होंगी तो हम एक एक रिएक्शन को काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं विस्थापन अभिक्रिया आपको पढ़ाऊंगा और इसमें आपको बताया जाएगा कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो है, जो अधिक क्रियाशील जो तत्व है, वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। और मैं आपको रिएक्शन भी बताऊंगा कि जो कॉपर सल्फेट है, आगे चलते हैं, एक आगे ही बताता हूं जब रिएक्शन के साथ ही, जैसा कि आप देख पाएंगे विस्थापन अभिक्रिया के साथ ही मैं आपको बताता हूं एक बार। वियोजन अभिक्रिया, यहाँ पे आ चुका है विस्थापन अभिक्रिया, क्रियाशीलता श्रेणी के बाद ये रही हमारी विस्थापन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के साथ ही हम एक रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे लेते हैं, कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा आयरन से, तो आयरन सल्फेट फॉर्म होगा कॉपर। ये तो आपको बुक में भी लिखा मिलेगा। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस आपको क्या ऑफर करेगा, इस प्रकार की रिएक्शन जो हम जनरली बुक में लिखी होती हैं, हम आपको बता देते हैं कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, आयरन कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये तो हर कोई बताएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस आपको क्या ऑफर करने वाला है, उसके लिए मैं एक छोटा सा डेमो आपको दिखाना चाहूँगा।
जैसा कि आप देखेंगे, अभी 1 मिनट का समय दीजिए, मैं क्रोम से ओ लैब के थ्रू जो हम लोग यहाँ पे सिमुलेशन का यूज़ करेंगे, जितनी भी रिएक्शंस आएंगी, जो भी रिएक्शन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट है ओ लैब्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट है ओ लैब्स, और ओ लैब्स में हाई स्कूल के 9 से 12 तक के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अवेलेबल हैं, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम आपको यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। और जैसा कि मैंने अभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि आयरन जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जनरली हम अभी तक एक ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा है कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव, कॉपर कम रिएक्टिव, आयरन डिस्प्लेस कर देगा, बट वो डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है अगर हम उसको सिमुलेशन के थ्रू देखना चाहेंगे तो किस प्रकार हम लोग देखने वाले हैं, मैं आपको छोटा सा डेमो दिखाऊंगा। बहुत सारी रिएक्शन है, आने वाली जो क्लासेज जब हमारी स्टार्ट होंगी एक एक रिएक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो एक रिएक्शन मैंने लिखी थी अभी कि कॉपर सल्फेट जो है वो रिएक्ट करता है आयरन से, और हमारे पास आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है अपनी पोजीशन से। तो ये तो रही, बुक में भी ये चीज़ बातें लिखी पड़ी हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस आपको क्या अलग ऑफर करेगा, इसी रिएक्शन को देखिए अब हम यहाँ पे सिमुलेशन के थ्रू देखने वाले हैं। हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब में होंगे कॉपर सल्फेट, जैसा कि हम अपनी थ्योरी क्लासेस में पढ़ेंगे, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। आयरन नेल उसमें जब डिप करेंगे तो आयरन रिएक्ट करता है किससे, कॉपर से, और हमने पढ़ा है कि जो आयरन है वो अधिक क्रियाशील है, जो लोहा है वो अधिक क्रियाशील है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। डिस्प्लेस करता है, कैसे डिस्प्लेस करता है उसको हम एक सिमुलेशन के थ्रू देखने वाले हैं। आयरन नेल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आयरन नेल लिया हमने, उसको जाके हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे। हमने यही पढ़ा है कि आयरन रिएक्ट करेगा किससे, कॉपर सल्फेट से। आइए देखते हैं क्या होता है, समय लेगा, रियल लैब में ये टाइम जो होता है 15 मिनट्स का होता है, बट अभी हम सिमुलेशन देख रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे जो अच्छा हमने कलर के बारे में डिस्कस किया है, जो कॉपर का जो कलर होता है वो ब्लू होता है और आयरन का जो कलर होगा वो ग्रीन होगा। तो आप देख पा रहे होंगे जब हमने 2 सॉल्यूशन लिए थे, जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, अब वो किसका हो गया, ग्रीन का। तो इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाले हैं। ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने डिस्कस किया। आने वाली क्लासेस में जब हम रेगुलर सेशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक को इसी प्रकार के अलग अलग सिमुलेशन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। बहुत जल्द हम फिर आपके सामने आएंगे अपनी रेगुलर सेशन के साथ, रसायन विज्ञान के, केमिस्ट्री के। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना खूब बहुत ध्यान रखिए।